बीते दिनों से एक मुद्दे की चर्चा तेजी से हो रही है। मुद्दा है एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बैठक की। समिति ने 2 चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की थी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के बाद पंचायतों और नगर निगमों के चुनाव साथ कराए जाने की रिपोर्ट सौंपी। कोविंद समिति की रिपोर्ट के अनुसार पहला विधेयक संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़कर शुरू होगा, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ लागू करने की प्रक्रिया किस तरह लागू होगी। अनुच्छेद 82A(1) में कहा गया है कि आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक तारीख पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 82A को प्रभावी बनाने के लिए अनुसूची जारी करेंगे। इस अधिसूचना की तारीख को नियत तारीख कहा जाएगा। अनुच्छेद 82(1)(2) में कहा गया है कि नियत तारीख के बाद आयोजित किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाएं लोकसभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी। हालांकि एक साथ चुनाव कराए जाने के फायदे नुकसान पर चर्चा तब से हो रही है जब 2017 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन अब इस तरह की नीति की संवैधानिकता के साथ साथ इस कवायद के तरीकों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही साथ हमारे लोकतंत्र का भविष्य इस बात से तय होगा कि एक साथ चुनाव कराए जाने की नीति अब संसद, संवैधानिक अदालतों या जमानत की कसौटी पर खरी उतरेगी या नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं, पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की नीति है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है कि देश भर में सभी चुनाव अलग अलग अवधियों में अलग अलग होने के बजाय एक साथ ही समय पर हों। इसलिए यदि प्रस्ताव लागू हो जाता है तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनावों के साथ चुनाव होंगे। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय चुनाव निकाय कराए जाएंगे। इन सब के साथ साथ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी कोई नीति या कोई ऐसी प्रक्रिया भारत में पहले भी थी या नहीं थी। एक साथ चुनाव की धारणा कभी भी मूल संवैधानिक योजना का हिस्सा नहीं था। इसको भारत के स्वतंत्र होने के बाद अस्तित्व में लाया गया था। न ही एक साथ चुनाव कराने का कोई जिक्र नहीं था। वह भी तब जब संविधान सभा ने संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित राज्य सरकारों को भंग करने का अधिकार प्रदान करने वाली असाधारण शक्तियों पर चर्चा की थी। हालांकि एक साथ चुनाव 1967 तक भारत में मानक थे। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ हुए थे, जो प्रथा 1957, 1962 और 1967 के चुनाव के माध्यम तक जारी रही। हालांकि कुछ विधानसभाओं के जल्दी भंग होने के कारण 1968 और 1969 में व्यवधान शुरू हो गए और लोकसभा को 1970 में समय से पहले भंग कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप केवल 3 लोकसभाओं के कार्यकाल पूरे हो सके। इस दशक में इसकी चर्चा तेजी से टीवी पर तब शुरू हुई जब एक साथ चुनाव कराने के पहले गंभीर संकेत 2017 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण से उभरे थे। भाषण में तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए बोलते हुए चुनाव सुधारों पर रचनात्मक बहस और स्वतंत्रता के बाद तेजी से शुरू हुई दशकों की प्रथा को वापस लाने का आह्वान किया। हालांकि राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि चुनाव आयोग पर है कि वह राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसके विपरीत अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से यह शक्ति छीन ली और इस मुद्दे को देखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की। अब इसकी चर्चा जरूरी इसलिए है क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का विचार दांव पर है और यह गहरी चिंता का विषय है। संविधान की मूल संरचना से संबंधित कि देश की चुनाव प्रक्रिया से मूल सिद्धांतों को सरकार द्वारा स्थापित समिति द्वारा संशोधित किया जा रहा है, न कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा। फिलहाल यह देखा जाना बाकी है कि क्या चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक बॉडी है जिसे राजनीतिक शासनों से स्वतंत्र बनाया गया है, अपने संवैधानिक रूप से गारंटीकृत संस्था से लड़ेगा या कार्यपालिका की सनक के आगे नम्रता से झुक जाएगा।
भारत के चुनाव आयोग की भूमिका को देखते हुए उच्च स्तरीय समिति से इस तथ्य के लिए पूछताछ की जानी चाहिए कि क्या यह भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं। यह बात राज्यों की चिंताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती और इसे इस मुद्दे से जुड़े संवैधानिक और कानूनी मुद्दों को समझने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से रखने के लिए विफल रही है। इस योजना में आगे प्रस्ताव किया गया है कि यदि सरकारें अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती हैं तो एक अलग मध्यावधि चुनाव कराया जाना चाहिए ताकि सरकार केवल असमाप्त अवधि के लिए हो सके, जो कि पूर्ण कार्यकाल का शेष है। इस तरह की प्रतिबद्धता केंद्र सरकार की ओर से आ रही है, जिसने 2018 में जम्मू कश्मीर की निर्वाचित राज्य सरकार को भंग कर दिया गया और 5 साल से अधिक समय तक चुनाव नहीं कराए। योजना में समान रूप से अपमानजनक दावे किए गए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संशोधन राज्यों की पुष्टि के बिना किए जा सकते हैं। यह उम्मीद की जा सकती है कि इस नीति को इसकी संपूर्णता में और इसके कई उल्लंघनकारी हिस्सों के लिए देश भर की कई अदालतों में चुनौती दी जाएगी। हालांकि अदालतों से पहले सबसे मजबूत चुनौती संसद के हाल और अंततः जनमत के क्षेत्र से निकलनी चाहिए। संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की मांग करने वाले विधेयकों को हमारी संसदीय प्रक्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। हालांकि यह भव्य प्रदर्शन या नारेबाजी का समय नहीं है। देश की विविधता और संविधान के संघीय ढांचे से ऋणी सभी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को एक साथ चुनाव कराए जाने के खिलाफ एक स्वर में बोलना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का भविष्य दांव पर है। हालांकि इन चुनौतियों से इतर मौजूदा सरकार के सामने इसको लागू करने को लेकर एक बड़ी चुनौती है। वो है लोकसभा एवं राज्यसभा में पूर्ण बहुमत न होना। संसद की मौजूदा संरचना के अनुसार भाजपा विपक्षी दलों के समर्थन के बिना अपनी योजना के साथ आगे नहीं चल पाएगी। सरकार ने पहले ही 3 केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल को विचार विमर्श करने और राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने का काम सौंपा है। किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए किसी भी सदन की कुल सदस्यता के साधारण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सदन को इसके दूसरे सदन में पेश होने से पहले इस पर अपेक्षित बहुमत से पारित करना होता है। मान लीजिए कि लोकसभा के सभी 543 सदस्य उपस्थित हैं और जब ये संविधान संशोधन विधेयक सभा में लाए जाते हैं तो उन्हें इसे पारित करने के लिए 362 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। और लोकसभा में फिलहाल एनडीए के 293 सदस्य हैं। राज्यसभा में जहां एनडीए के 121 सदस्य हैं जबकि 2/3 का आंकड़ा 164 है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद जो सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौतियां हैं, उनमें से मुख्य रूप से संघवाद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और संसदीय प्रणाली के आसपास केंद्रित हैं। सबसे पहला है संघीय ढांचे का उल्लंघन। संघवाद भारतीय संविधान का एक मुख्य सिद्धांत है और केशवानंद भारती मामले में स्थापित मूल संरचना सिद्धांत द्वारा संरक्षित है। संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करता है और राज्यों को अपने चुनाव कार्यक्रम को राष्ट्रीय चक्र के साथ संरेखित करने के लिए मजबूर करने के किसी भी प्रयास को राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कम करने के रूप में देखा जा सकता है। एक बड़ी चुनौती है संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं के लिए 5 साल का कार्यक्रम प्रदान करता है जब तक कि मुख्यमंत्री द्वारा पहले भंग न किया जाए। वहीं ये प्रक्रिया राज्यों को राष्ट्रीय चुनावों के साथ संरक्षित करने के लिए अपनी विधानसभा शर्तों को कम करने या विस्तारित करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिसे राज्य की शक्तियों और संघीय प्रणाली के उल्लंघन के लिए चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद एक सबसे बड़ी चुनौती और आती है, वो है मूल संरचना का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के कुछ पहलुओं जैसे कि संघवाद, लोकतंत्र और सरकार की संसदीय प्रणाली को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रक्रिया को इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने के रूप में देखा जाता है तो यह बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट में विफल हो सकता है। एक साथ चुनाव लागू करके ये प्रक्रिया लोगों के स्वतंत्र राज्य प्रतिनिधित्व के अधिकार को सीमित कर सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल पर कृत्रिम रूप से अंकुश लगाकर राज्यों को स्थिर शासन के वंचित किया जा सकता है। वहीं भारत एक संसदीय प्रणाली का पालन करता है जहां सरकारों को मध्यावधि में भंग किया जा सकता है यदि वे विधायिका में बहुमत खो देते हैं, जिससे नए चुनाव शुरू होते हैं।
वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का तर्क है कि एक राष्ट्र एक चुनाव निश्चित अवधि के चुनावों के साथ भारत को राष्ट्रपति प्रणाली के करीब ढकेल सकता है, जो भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा चुने गए सांसदीय मॉडल को एक मौलिक बदलाव होगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करते हैं, जब तक कि उन्हें पहले भंग न किया गया हो। एक राष्ट्र एक चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव चक्र के साथ संरक्षित करने के लिए या तो विधानसभाओं को भंग करने या अपनी शर्तों का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। राज्यों को अपने 5 साल के पहले कार्यकाल को पूरा करने से पहले अपनी विधानसभाओं को भंग करने के लिए मजबूर करना असंवैधानिक माना जा सकता है, क्योंकि यह राज्य सरकारों के अधिकार को और उन लोगों की इच्छा में हस्तक्षेप करना होता है जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल के लिए इस सरकार को चुना था। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है राज्यपाल की भूमिका और केंद्रीय हस्तक्षेप। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के सलाह के आधार पर राज्य विधानसभाओं को भंग करने की शक्ति है। हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव राज्य विधानसभाओं को भंग करने पर केंद्र सरकार के प्रभाव को बढ़ा सकता है, संभावित रूप से राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता को कम कर सकता है। यह राजनीतिक हस्तक्षेप और राज्य के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक चुनौतियों को आमंत्रण कर सकता है। संशोधन और राज्य अनुसमर्थन। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए कई संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिनमें अनुच्छेद 83, 85, 172, 175, 356 और अन्य परिवर्तन शामिल हैं। इनमें से कई संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में न केवल 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, बल्कि कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य ऐसे संशोधनों की पुष्टि करने का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि यह उनकी संप्रभुता को कम करता है और राष्ट्रीय चुनाव चक्र के स्वतंत्र रूप से शासन को करने की उनकी क्षमता को कम करता है। मध्यावधि चुनाव और शासन स्थिरता। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव है कि यदि कोई राज्य सरकार मध्यावधि में गिर जाती है तो अलग से चुनाव केवल शेष अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा। यह प्रणाली सीमित अधिकारों वाली अल्पकालिक सरकारों को जन्म दे सकती है, जिससे अस्थिरता पैदा हो सकती है। यह नए सिरे से चुनाव कराने की संसदीय प्रथा को भी बाधित कर सकता है, जब सरकारें अपना बहुमत खो देती हैं, जिससे लोकतांत्रिक लचीलापन सीमित हो जाता है। अंत में एक बड़ा सवाल और आता है, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व और जवाबदेही। वर्तमान प्रणाली मतदाताओं को कंपित चुनावों के माध्यम से नियमित रूप से अपनी प्राथमिकताओं को व्यक्त करने की अनुमति देती है। बार बार चुनाव जवाबदेही के लिए एक तंत्र के रूप में काम करते हैं, जिससे नागरिकों को अपने नेताओं को पुरस्कार देने या दंडित करने के अवसर मिलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव चुनावों को सिंक्रनाइज करके इन लोकतांत्रिक अवसरों को कम कर सकता है, मतदाताओं और उनके प्रतिनिधित्व के बीच फीडबैक लूप को कमजोर कर सकता है। एक समकालिक चुनाव राज्य के चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनावी मुद्दों का धुंधलापन हो सकता है। यह राज्य चुनावों के क्षेत्रों में दलों के प्रतिनिधित्व और चिंताओं को प्रभावित कर सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संवैधानिक चुनौतियां गंभीर हैं, जो भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को ताने बाने को छूती है। इसके लिए न केवल संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, बल्कि संघवाद और संसदीय शासन और संविधान की मूल संरचना पर प्रभाव पर सवाल उठने वाली कानूनी चुनौतियों पर भी काबू पाने की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट संभवतः यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि क्या इन संवैधानिक संविधानों का उल्लंघन किए बिना एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू किया जा सकता है या नहीं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।